नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बंगाल के चुनावी माहौल से। आपको बता दें कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र रविवार को जारी करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 मार्च को पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। शाम 5:30 बजे ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता में घोषणा पत्र जारी होगा। अमित शाह कांठी जिले के एगरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह पूर्वी मिदनापुर में जिला और मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले 4 रैलियां करने जा रहे हैं, जिनमें से 18 मार्च को वो पुरुलिया में रैली कर चुके हैं। 20 मार्च को यानी कल खड़गपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। इसके बाद रविवार को उनकी रैली बांकुरा में और 24 तारीख को कांठी में होगी। भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर से देख रहा था। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पूर्वी मिदनापुर के एगरा में रैली की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमले बोले। टीएमसी के चुनावी नारे खेला होबे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कल के हमले का भी उन्होंने जवाब दिया। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को अयोग्य, भ्रष्टाचारी और दंगाबाज बताया। তাই খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, রান্না করতে করতে হাতা খুন্তি নিয়ে খেলা হবে, ভাই বোনেরা ফুটবল ক্রিকেট নিয়ে খেলা হবে, হাডুডুডু খেলা হবে, আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া হবে, বিজেপিকে বোল্ড আউট করা হবে। তাহলে মনে রাখবেন, একটি ভোটও বিজেপিকে নয়। নো ভোট টু বিজেপি। সিপিএম কেও ভোট দেবেন না, কারণ সিপিএম আজকে হচ্ছে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপির সবচেয়ে বড় বন্ধু। নরেন্দ্র মোদী সরকার মনে রাখবেন, একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার, লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপির 3টে গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रैली की। उन्होंने ममता सरकार पर कई हमले बोले। ममता दीदी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो। तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। इसमें टीएमसी सांसद शौगत रॉय, यशवंत सिन्हा, सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेता शामिल थे। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच में प्रगति की जानकारी लेने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे। साथ ही पश्चिम बंगाल के पोलिंग बूथों पर 100 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री की तैनाती को लेकर भी उन्होंने चुनाव आयोग से बात की है। उनका कहना था कि इससे मतदाताओं में डर की स्थिति पैदा होगी। इन नेताओं ने वीवीपैट का भी 5% से अधिक इस्तेमाल करने की मांग की है। ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ उसके बारे में क्या चर्चा हुई, क्या कहा? नहीं, चर्चा हमने पूछा चुनाव आयोग को, क्या इस पर वो कोई फाइनल कंक्लूजन में आए? बोला नहीं, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम फाइनल कंक्लूजन में आएंगे जी। ये जो चिट्ठी उठी, उन्होंने हमको पूरा चिट्ठी जितना दिया, ममता बनर्जी जो दिया उसका पूरा कॉपी दिया जी। बोला कि हम फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम कंक्लूजन में आएंगे। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट पर भी आपने चिंता जताई है। कंसर्न क्या है? कंसर्न है लोग डर जाते हैं और वो बांग्ला नहीं समझते हैं, इसलिए उसको लेकर प्रॉब्लम होता है। तो चुनाव आयोग ने क्या स्पष्टीकरण दिया? वो बोला कि सेंसिटाइज करने का कोशिश करेंगे, बंगाली ऑफिसर रखेंगे ये सब जी। और एक आखिरी सवाल वीवीपैट और ईवीएम को लेकर सर, एक एश्योरेंस क्या मिला? बोला वीवीपैट और ईवीएम टैली करेगा तो 3 दिन लग जाएगा काउंटिंग में। तो इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट बोला 5% रैंडमाइज्ड चेकिंग, वही करेंगे।
बात कर लेते हैं असम की, जहां पहले दौर के मतदान के लिए अब एक ही हफ्ता बचा है। इससे पहले चुनाव प्रचार में जबरदस्त तेजी आई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने करीमगंज में कैंपेन किया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस बीच बीजेपी ने गुवाहाटी में आज शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा के पर्चा भरने गए तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर जमा हो गए। इस चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के पर्चा भरने में इतनी भीड़ पहली बार जुटी है। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की वजह से कुछ घंटों के लिए गुवाहाटी में सब कुछ थम गया। ये भीड़ उस समय जुटी जब बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर्चा भरने जा रहे थे। उन्होंने जालकुबाड़ी सीट से पर्चा भरा है, जहां से वो पिछले 20 साल से जीत रहे हैं। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हम असम के लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं कि वो बीजेपी और एजेपी का जो गठबंधन है उसे जिताएं। जिस दिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्चा भरा, उसी दिन कभी उनके बॉस रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपर असम में चुनाव प्रचार शुरू किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी थी, जब मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी ने तरुण गोगोई के नाम को आगे बढ़ाया। वो 2 दिन असम के दौरे में हैं और वो अपर असम क्षेत्र में जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कैंपेन करेंगे। चबुआ में ये जो रैली हो रहा है, ये रैली एक ऐसे जगह में हो रहा है जहाँ पे कि चारों तरफ चाय के बगीचे हैं और इन चाय के बगीचों में जो मजदूर काम करते हैं वो असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। जो हमारे वोटर हैं उनसे कहना, इसको आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 हो जाएगा। बीजेपी का सरकार जो है उससे काम तो काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ परेशान भी है लोगों का। उसी परेशान से मुक्त होने के लिए लोग अभी, यानी मैं भी साथ हूँ, कि देखना चाहता हूँ कि बीजेपी से कांग्रेस थोड़ा बेहतर चला सकता है कि नहीं। डिब्रूगढ़ से कैमरामैन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच की खींचतान की। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की योजना राशन की घर घर राशन पर रोक लगा दी है। 25 मार्च से दिल्ली में राशन की हर घर पर जो है देने की योजना शुरू होने वाली थी। इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि इस योजना को शुरू ना करें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी। 25 मार्च से इसे लॉन्च भी करना था। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं। 25 मार्च से ये योजना शुरू होने वाली थी। इसका नाम दिया गया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। यानी कि अब जो दिल्ली के राशन लेने वाले लोग हैं उनको राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ता। अगर ये योजना लागू हो जाती तो उनको राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि राशन महीने के महीने उनका जितना राशन है उनके घर पर ही आ जाता। तो इस योजना पर रोक लगा दी है। इसके टेंडर भी अवार्ड हो चुके थे और 25 मार्च जो अब आ रही है, 25 मार्च से ये योजना शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का ये कहना है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जो केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं फूड मिनिस्ट्री में, उन्होंने जो दिल्ली की खाद्य आपूर्ति आयुक्त हैं पद्मिनी सिंगला, उनको चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो राशन होता है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पूरे देश में दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकारों को ये पास ये अधिकार नहीं है कि वो इसके नाम में या फिर इसके किसी भी तरह के सिस्टम में बदलाव कर सकें। इसका बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को ही होता है। केंद्र सरकार ने एक बात और इसके अंदर कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो अपनी अलग योजना ला सकती है जिसका इस योजना से कोई संबंध ना हो, उसके एलिमेंट्स भी इसके अंदर नहीं होने चाहिए।
तो अलग से योजना ला सकती है और अलग से अपना नाम उसको देकर योजना चला सकती है। यानी केंद्र सरकार साफ शब्दों में ये कह रही है कि अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार चाहती है कि इस तरह की योजना लाएं तो अपना अनाज जो है वो अपना अरेंजमेंट जो है खुद करें और उसको योजना को जो अभी नाम दिया गया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, उसका नाम जो है वो चाहे मुख्यमंत्री राशन योजना रखें, कुछ भी रखें वो रख सकते हैं। अनाज जो है वो आप अपना अरेंज कीजिए, अपनी अलग स्कीम बनाइए, उसका नाम आप कुछ भी रखिएगा, तो लेकिन इस योजना से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे हो गए। सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए विज्ञापनों की बाढ़ आ गई। करीब करीब हर राष्ट्रीय अखबार में सरकार के काम का लेखा जोखा छपा है। यह कहा गया है कि जो दशकों में नहीं हुआ वो 4 साल में कर दिया गया। प्रति व्यक्ति आमदनी दोगुनी हो गई, 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी गई, 4 नए एक्सप्रेसवे खोल दिए गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह अहम भी है क्योंकि अगले साल इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई गांवों में सड़कें, स्कूल नहीं थे, उन्हें बनवाया गया, विकास का काम हुआ। कई आदिवासी इलाकों में वोटिंग का अधिकार तक नहीं था, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी तब प्रदेश में कई दर्जन गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद शासन की किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं किया था। न वहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल की सुविधा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। यहां तक कि उन लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं था। देश की संसद के द्वारा कानून पास किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव उन लोगों को शासकीय सुविधा से वंचित किए हुए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर वन्य गांवों को राजस्व गांव के रूप में बदलने, शासन की सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। बात करते मुंबई की, जहां एक ही दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत भी हो गई। ऐसे में मुंबई में सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन इस सख्ती के कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। मुंबई के कांदिवली में लिंक रोड पर बिना मास्क घूम रही एक महिला का चालान काटना लेडी मार्शल को भारी पड़ गया। बिना मास्क के ऑटो पर सवार हो रही महिला से जब फाइन मांगा गया तो उसने बीएमसी की मार्शल को थप्पड़ जड़ दिया और बीच सड़क पर बदसलूकी की। बहुत ही दुखद तस्वीरें, और हमें आपसे यही अपील करते हैं कि मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।